हाँ तो आ जाइए 11th क्लास वाले बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स वाई टिंकू सर में। अब देखते हैं आपकी वीडियो जो लेकर आए हैं। आज हम देखते हैं जो मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया है आपका, उसकी एक वीडियो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, और उसको देख लेना तभी इसको देखना, ठीक है। और आज की भी वैसे बेसिक की ही क्लास है। आज हम आपको चलना सिखाएंगे। आज दौड़ना नहीं, ओनली चलना सिखाएंगे, ठीक है। फिर दौड़ना सिखाएंगे, फिर उड़ान भरना सिखाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सब करना सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आज हम टॉपिक तो पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बारे में ज्यादा गहराई से जानने के लिए बहुत दिन पड़े हुए हैं। धीरे धीरे अगर इसी दिन हम आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी दे देंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, बोर नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए हम कहते हैं पहले आप लोग क्या कीजिए, थोड़ी सी जानकारी लीजिए, बड़ी तो आप लोगों को खुद हो जाएगी वो जानकारी, ठीक है, ठीक है। तो शुरू कीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब की रुकना नहीं चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए, सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई। मुझ पर बार बार क्यों कहलवाते हो भाई, जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइब करवा दो, तभी क्लास लाइव करना स्टार्ट कर देंगे हम। क्लास लाइव लेना, उसमें फायदा होता है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, साथ साथ पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो मेरे साथ बैठ के, तो अब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर भी सकते हो। इतना तो समझदार हो ना। इसके टाइटल में, प्रत्येक वीडियो टाइटल में मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, और उसमें डिस्क्रिप्शन में तो डबल नंबर लिखे रहते हैं। आप लोग कांटेक्ट तो किया करो मुझसे, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे कमेंट में लिख दिया करो भाई, कांटेक्ट करके मुझे फोन पर बात कर लिया करो भाई, समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। हाँ तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो मेरे पास, ठीक है। और फीस भी कोई ज्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ तो चैप्टर 6 था, चैप्टर 6 में उसका चैप्टर का नाम था वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, ठीक है। तो हम आज समझते हैं। हाँ तो डाल देते हैं। चैप्टर 6 था, नाम था वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, ठीक है। तो ये शुरू हम कहाँ से करेंगे भाई, शुरुआत तो इसकी हम कुछ टीचर अपने अपने दिमाग से शुरू करते हैं, लेकिन मैं कुछ कहीं से भी नहीं, मैं अपने छोटे से चित्र से शुरुआत करूंगा इसकी, जिसको एक्सिस ट्रिपल उसको कह सकते हो आप लोग, ट्रिपल एक्सिस कह सकते हो, ट्रिपल एक्सिस, ठीक है। ट्रिपल एक्सिस आप लोग उसको बोल सकते हो। देखिए यहाँ चित्र से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनके बारे में हम बता चुके हैं, ये तो आप लोग जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं, आज से शुरू करते हैं हम। ये चित्र बनाते हैं हम 3D में बनाते हैं, ठीक है। 3D और 2D हम बता देंगे क्या होता है। देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस, ठीक है। और ये होता है इसका हॉरिजन, मूल बिंदु ओ, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए। इस चित्र का बार बार यूज होता है, ठीक है। इस चित्र को हम बोल सकते हैं ट्रिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं समझाऊं ये चित्र किस प्रकार का है। ये चित्र कुछ इस प्रकार का है। अभी आप लोगों को एक मार्कर ढूंढ लूं, उससे समझाता हूं आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ इसको मैं समझाता हूँ, आप लोग समझिए। ये चित्र कुछ इस प्रकार का है,
ये चित्र कुछ इस प्रकार का है। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखिए। तो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर को दिख रहा है ये वाई एक्सिस है, और ये आप लोगों को दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। इनके देखिए एक्स वाई के बीच में भी 90 एंगल बन रहा है, और इस प्रत्येक एक्सिस के बीच में 90 एंगल बनेगा। ठीक है। अब आप लोगों को ये जो दिख रहा है ना जेड एक्सिस, ये कोई ऐसा नहीं है, ये अंदर को है, ऐसे है, ऐसे। अब बोर्ड पे तो मैंने इस प्रकार बनाया है, इस प्रकार ही तो है कुछ बोर्ड पे। भाई बोर्ड पे तो हम इस प्रकार ही बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड 2D होता है। हमें चित्र बनाना 3D, तो 3D उस पर नहीं बन पाएगा, कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ये वैसे उसमें अंदर की ओर घुसा हुआ है, या फिर बाहर की ओर मान लो, या फिर इसको यूं मान लो, ऐसे करके है। ये एक यूं है, एक यूं है वाई में, एक्स में यूं है, और जेड ये यूं करके है। अब यूं तो हम नहीं खींच सकते बोर्ड पर, इसलिए हमको ऐसे ही खींचना पड़ता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इन मार्करों को, बाकी मार्कर जो है उनको रख देते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड है। ठीक है, तो ये इसका होरिजन है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोग पढ़ सको। इतना तो अब आप लोग समझ चुके। ये चित्र के मामले में समझ लो। आज धीरे धीरे ही मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि आज ही एकदम पढ़ दूं पूरी पढ़ाई, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मेरा पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। ठीक है, देखिए पहले आप लोग इस चित्र को समझिए, क्योंकि चित्र वेक्टर जो चैप्टर है ना, ये सदिश वाला, सदिश विश्लेषण में इस चित्र का बहुत ही यूज है। इस चित्र को नहीं समझे तो अब आप लोगों को ये पाठ, ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ना ही बेकार है। इस चित्र के बिना इस चैप्टर को पढ़ना ही बेकार है भाई। इस चित्र को समझिए, जेड एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये इसका मूल बिंदु। ठीक है, एक्सिस को अक्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मैं सॉरी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आप लोगों को हिंदी में तो आना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड से हो, हिंदी बोर्ड से। तो एक्सिस जो लिख रहा है ना, एक्सिस, इसको हम अक्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या है, अक्ष। आप लोग अक्ष लिख लेना। ठीक है, ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष में हम देखिए, अब पहले यहां से शुरुआत करते हैं। मान लो कोई ये बिंदु है, ठीक है, पी। हमें इसकी स्थिति पता करनी है, पोजीशन। जब किसी बिंदु की पोजीशन पता करते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से करें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। यहां से एक बनता है, एक सदिश बनता है यहां से, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी क्या कहते हैं हिंदी में उसको, स्थिति सदिश। ठीक है, तो इस बिंदु की हमें अगर स्थिति पता करनी हो तो यहां से एक पॉइंट बनता है स्थिति सदिश। देखिए, स्थिति सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये एक पॉइंट बनता है स्थिति सदिश जब हमें किसी बिंदु की स्थिति पता करनी हो। तो वो तो नाम से ही भाई क्लियर है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो किसी की पोजीशन पता करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि हम उसकी पोजीशन हम कहां से पता करें। जैसे कि अब मुझे बात करनी है कि अब मैं बात करता हूं
कि मुझे यहाँ से कि मुझे चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं आप लोगों से बात यहाँ से कर दूं कि मुझे यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चंद्रमा की पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ बिंदु की कुछ मतलब ऐसा पोजीशन उसकी बताने के लिए कुछ बिंदु की जरूरत पड़ेगी भाई। जैसे हमें इस पी बिंदु की हमें स्थिति पोजीशन बतानी है, तो हमें कहाँ से बतानी है? जैसे हम यहां से बताएंगे ओरिजिन से, मूल बिंदु से, ठीक है। तो इसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर। इसकी डेफिनेशन बोले तो इसको कह सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी निश्चित बिंदु से किसी अन्य दूसरे बिंदु की स्थिति पता करने के लिए पता करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक की स्थिति पता की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। हिंदी में बोले तो स्थिति सदिश। और इस तरह से डिफाइन नहीं करो तो आप लोग दूसरी तरीका से कर सकते हो। स्थिति सदिश ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, ठीक है। कौन सा कहलाएगा? स्थिति सदिश। जिसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु होता है, उसको कहते हैं स्थिति सदिश। तो भाई प्रारंभिक बिंदु हम यानी ओ से, जो ओरिजिन है ओ, यहां से हम इस बिंदु की स्थिति पता करेंगे तो हम डायरेक्ट ये बता देंगे ये रहा, ठीक है। अब स्थिति सदिश को हम आर से दर्शाते हैं, वेक्टर आर, ठीक है। अगर हम ये तो हमने डायरेक्ट बता दी कि भाई ओ से पी तक की स्थिति यूं है, ठीक है। अगर हम एक्सिस द्वारा इसको हम बताएं तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए एक्सिस, पहले हम ओ से चलेंगे, ओरिजिन से चलेंगे एक्स एक्सिस में, तो कितना चलेंगे? यहां से इस पे एक लंब डाल लीजिए। देखिए इसको पता करने के लिए क्या करोगे आप लोग? जो बिंदु है पी, उस पी बिंदु से एक लंब डाल लीजिए आप लोग। देखिए हम यहाँ से लंब डालेंगे, यूं करके यूं रहा लंब, ये गया, ये लंब आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम ये क्या है? एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या? वाई एक्सिस। भाई ऊपर को वाई एक्सिस ही तो होता है, तो इसको वाई मान लो, और ये जो यहाँ मान लो ये इसको एक्स मान लो। भाई ये और ये बराबर ही तो हो गई, और ये वाई एक्सिस यही तो है ये। तो हम इसको वाई से लिए गया, हम वाई में चले, मान लो पी बिंदु तक वाई चले, और एक्स में चले हमें यहां से यहां तक एक्स, ठीक है। तब आप लोग ध्यान दीजिए, हम यूं गए, यहां से इतना इधर को चले और इधर चले, ठीक है। तो यहां कितना चलेगा? हम एक्स, ये वाई, इसको मिटा दो यहां से, कोई यहां से वैसे लिख दिया था हमने, एक्स इसको मान लो, वाई यहां चले। तो हम कह सकते हैं क्या? स्थिति सदिश। तो हमें इसकी स्थिति सदिश वेक्टर आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। ये हमने एक तरह से मानो तो ये हमने त्रिभुज संबंधी नियम लगा दिया। इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? देखिए त्रिभुज का नियम होता है, त्रिभुज संबंधी नियम, त्रिभुज संबंधी वेक्टर नियम, ठीक है। इसको ट्रायंगल लॉ कह सकते हैं, ठीक है।
ट्रायंगल लॉ होता है ये। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ होता है कि किसी, मान लो कि कोई समान डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के जो वेक्टर होते हैं, मान लो ये हॉरिजॉन से जा रहा है यूं करके ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये यूं, तो ये समान डायरेक्शन में ही तो है। ये एक्स और वाई जो है ये समान डायरेक्शन में ही तो हैं। और लेकिन ये जो है आर, वेक्टर आर, ये समान डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि इसकी घुंडी, इसका मुंह और इसका मुंह मिल रहा है, यानी कि वेक्टर के मुंह होते हैं, मुंह नहीं मिलने चाहिए। देखिए यह मुंह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जहां भी मुंह मिल जाता है तो वो वाला वेक्टर जो होता है ना, वो समान डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं वो एक समान डायरेक्शन में वेक्टर चलते हैं, वो दोनों वेक्टर जोड़ के बराबर बैठते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उस वेक्टर के। तो इसको हम डेफिनेशन के अनुसार बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि अपोजिट यानी कि असमान डायरेक्शन वाला जो वेक्टर होता है वो बराबर होता है समान डायरेक्शन वाले दोनों वेक्टर के, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यही तो हमने किया है। जो वेक्टर आर है ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो दोनों समान डायरेक्शन में थे ना, उनके योग के बराबर होता है ये। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग इस बिंदु पर जाना चाहते हो, यहाँ बिंदु P है, इसी को हम दोबारा यहाँ दर्शाते सही तरह से। ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु तक जाना चाहते हो आप लोग, तो क्या करोगे आप लोग? यही एक्स वाई जेड यही बनाओगे, एक्स वाई। तो आप लोग क्या करोगे? इस बिंदु पर जाना चाहते हो तो पहले यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, तब यहां पहुंचोगे। लेकिन हम डायरेक्ट कहें आप लोगों से कि यूं क्यों जा रहे हो भाई? डायरेक्ट यहाँ की एक स्थिति सदिश ने बना दो, यूं करके डायरेक्ट पहुंच जाओ ना, डायरेक्ट यूं सीधे। यूं क्यों जा रहे हो? यूं। तो भाई वेक्टर जो बनेगा स्थिति सदिश आर, ये जो एक्स और वाई है ना, इनके योगफल के बराबर ही बैठेगा। वेक्टर जो आर है ना, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, वो इक्वल होता है दो समान डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर के योगफल के। ठीक है, तो स्थिति सदिश आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि किसी ऐसा सदिश, कोई ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है, स्थिति सदिश कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, किसी निश्चित बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की पोजीशन बताने के लिए हम स्थिति सदिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं रखवाता हूँ। ये कुछ बातें थी आप लोग समझ चुके हो। अब मैं आगे और भी चर्चा करता हूँ। देखिए, चर्चा ये करता हूँ, ये सब हटाओ, ये बाद में पढ़ाएंगे, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए है। ट्रायंगल लॉ बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब ये सब थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, ये सब इतना रफ कर देते हैं। स्थिति सदिश की डेफिनेशन करा देंगे अच्छे से, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए। स्थिति सदिश भी हम बाद में ये घट्टे टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ तो आप लोग क्या समझते हो, यहाँ हमने दो चार बातें स्थिति सदिश की कर ली, तो आप लोगों को क्या हमने स्थिति सदिश पढ़ा थोड़ी दिया। हम इन सब चीजों को हमने क्या कहा, आज हम तुमको चलना सिखाएंगे, फिर दौड़ना सिखाएंगे, फिर उड़ान भरना सिखाएंगे बाद में। ठीक है, तो आज तो सिर्फ बेसिक है। बेसिक, कोई भी चीज बेसिक से शुरू करो, तब आप लोग ऊंचाई तक पहुंचोगे। जब भी आप लोग छत पर या किसी ऊंचाई पर चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे ऊंची सीढ़ी, फिर उससे, तभी तो चढ़ पाते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पैर रखा सीधा ही आप लोगों ने लास्ट में सीढ़ी पर पैर रख दिया, ऐसा तो गिर जाओगे, पहुंच ही नहीं सकता इतनी ऊंचाई पर पैर। ठीक है, फिसल जाओगे। लेकिन जब अपन 1 बाई 1 चढ़ोगे,
आराम से चढ़ जाओगे। वही प्रकार हम उसी जो नियम को हम पढ़ाई में लगाएंगे, उसी लॉ को। तो आप लोग बेसिक पढ़ो। अब आज हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, डिस्कस करेंगे यहाँ वहां की बातों पहले हम समझ लें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे समझ लेंगे आने लगे, खुद ब खुद आने लगी पढ़ाई। पहले इसके साथ खेलो, पढ़ाई के साथ सही करो, गलत करो, गलत करो, सही करो, तब आप लोग सही तो खुद ब खुद। साइकिल चलाना सीखते हो आप लोग, गिरते हो, खड़े होते हो, पटक खाते हो, लग भी जाती है, चोट लगती है, फिर भी आप लोग कहते हो हम तो सीखेंगे। फिर भी सीखना एक उद्देश्य हो जाता है, आपका लक्ष्य बन जाता है, हम सीखनी है साइकिल। तो आप लोग क्या करते हो, एक हट लगा के बैठ जाते हो, हमें साइकिल सीखनी है। तो वही प्रकार आप लोग रट लो कि हमें पढ़ाई करनी है, लक्ष्य बना लो, हम करनी है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, अरे गलत होता रहे, कब तक गलत होगा भाई? एक समय ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा, आप लोग सही करने लगोगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो आगे की आप लोग पढ़ाई करते हो, उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को पीछे जो हम पढ़ा देते हैं वो आता हो, वो भूलना नहीं चाहिए। टीचर में और स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? टीचर में स्टूडेंट में कितना फर्क होता है? सिर्फ थोड़ा सा। टीचर क्या करता है, जो आगे पढ़ाता है उसको पीछे का भी पता होता है, तो वो टीचर बन जाता है। और स्टूडेंट क्या होता है, आगे पढ़ता जाता है, पीछे का भूलता जाता है, वो स्टूडेंट है। और टीचर क्या होता है, आगे भी पढ़ा रहा है लेकिन पीछे का भी उसको ध्यान है, इसलिए वो टीचर है। अगर आप लोग ये नियम आप लोगों ने फॉलो कर लिया कि आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भी आप लोगों को याद रहा, तो आप लोग टीचर बन जाओगे आप लोग, ये मेरा वादा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस को हम कह सकते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस को हम कह सकते हैं जे कैप, जेड एक्सिस को हम कह सकते हैं के कैप, आई जे के। ये जो कैप बोल रहा हूं ना, कैप, ये गांधी जी वाली कैप है, ये कैप। टोपी, हिंदी में बोल दो, ये टोपी। किसी भी अक्षर के ऊपर आप लोग, किसी भी वर्ड के ऊपर ये लगा दो, वही को हम बोलेंगे, उसी अक्षर का नाम के बाद में कह देंगे कैप। हम बोलेंगे जे कैप, तो जे के ऊपर लगा दी इसलिए होगी जे कैप। हम बोलेंगे के कैप, तो के ऊपर कैप लगा दी। हम बोलेंगे किसी स्टूडेंट का नाम लें, जैसे ममतेश का नाम ले, ममतेश कैप, तो ममतेश की चांद पर कैप लगी है, इसका मतलब क्या हुआ, ममतेश की चांद पर टोपी लगी है। अगर हम बात करें कि मनोज कैप, यानी कि मनोज की चांद पर टोपी लगी है, इसलिए हम कह रहे हैं मनोज कैप। हम बोले श्याम कैप, तो श्याम की चांद पर टोपी लगी है। ठीक है। तो ये आई कैप क्यों था, आई के ऊपर कैप लगी थी, जे के ऊपर कैप लगी है, के ऊपर कैप लगी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कैप। यहाँ तो सिर्फ हम डायरेक्ट बता देते हैं आई कैप। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को कहते हैं हम जे कैप, और जेड एक्सिस को कहते हैं के कैप। इतना तो आप लोग बस इतना ही सीख लो आज, और भी हमें भी समझाते हैं आज, लेकिन इतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग इतना ही समझो कि इतनी चीज को हम इतना ही कहते हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं है। टीचर बनना ना आप लोगों को, स्टूडेंट से आप लोगों को किस में जाना, टीचर में, तो पीछे का भूलना नहीं है, तभी तो आप लोग टीचर बन पाओगे, नहीं तो स्टूडेंट ही रहोगे। हाँ, अच्छे बच्चे टीचर बनेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो कैप, जे कैप, के कैप, ये जो है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं आई कैप, वाई को जे कैप, जेड को के कैप। ये तो अब आप लोगों को याद हो गया। आप लोग कह रहे हो नहीं सर रटा रहे हो, हम रटाते नहीं है, हम सिखाते भी नहीं है, हम समझाते भी नहीं है, हम घोल के पिलाते हैं। जानते हो ना आप लोग, समझ चुके हो, तो ये आप लोग समझ चुके हो। हमें इतना आप लोगों को सिखाना था, वो सीख गए आप लोग। ठीक है, और आगे देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पढ़ाई तो आगे होगी। आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा, कल का भी ऐसे ही। हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बड़बड़ी नहीं, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। तो आप लोग चित्र के मामले में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहे हो, यानी कि चित्र को आप लोग
आई होप सीख रहे हो, बहुत सारा सीख चुके हो चित्र को, अभी और समझाएंगे। देखिए, जब हम किसी बिंदु, कोई भी बिंदु लेते हैं, जरूरी नहीं है ये बिंदु यही हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए आप लोग हमेशा एक्टिव रहिए, ये कहीं भी हो सकता है पॉइंट। इसलिए हम इधर की साइड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है इधर साइड, ठीक है। अगर आपको इस साइड अच्छा लगा तो इस साइड ले लीजिए, ठीक है। ये कोई बिंदु है P, तो ये बिंदु के जो मूल वो होंगे निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट, हिंदी बोले तो निर्देशांक। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे CBSE के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के, हम दोनों प्रकार के लिए हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट और हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होंगे, इसके होंगे x, y, z। x के लिए x हो गया, y के लिए y हो गया, z के लिए z हो, सॉरी k के लिए x, y, z के लिए z हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो x और y के अलोंग बीच में आ रहा है, बिटवीन x और y के बिटवीन है ये, तो z कहां से आ गया? ये z तो वही अलग सा डायरेक्शन अलग है, z क्या है तो यहाँ मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब x y के बीच में तो x y आने चाहिए, z क्यों कर दिया आप लोग? नहीं, x y आता अगर ये 2D में होता, x y ये क्या है 2D, इसको कहते हैं 2D। 2D का मतलब है डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में है ये, और ये क्या है 3D। 3D का आप लोग अभी तक मतलब ही नहीं समझ पाए, यही बताएंगे हम, एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे हम क्योंकि टिंकू हैं हम, समझ चुके। देखिए ये क्या हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या हो गया, ये 2D तो है। 2D हम इसको क्यों कहेंगे बताओ? D का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा। तो इसकी कितनी दिशाएं हैं? एक दिशा ऊपर की ओर, एक दिशा इस साइड की ओर, इसलिए हम कहते हैं इसको 2D। तो ये कौन सी कितनी डायरेक्शनों में है? D का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का हिंदी, सॉरी मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को? दिशा। डायमेंशन का मतलब दिशा नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई पहली बार, क्योंकि इंग्लिश है भाई, मैं जानता भी हूं लेकिन थोड़ी मिसप्रिंट हो गई बोलने में। डायमेंशन का मतलब होता है विमा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो दिशा को कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन, डायमेंशन को कहते हैं विमा। तो इसकी कितनी विमाएं हैं? 2 विमा, इसलिए को हम क्या कहेंगे 2D, 2 डायमेंशन, द्विविमीय। हिंदी में क्या बोले तो द्विविमीय, इसकी 2 विमाएं हैं। और 3D ये हो गया 3D आप लोगों को दिख रहा है। तो अब इसकी कितनी डायमेंशन होगी? 3। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे त्रिविमीय, और इंग्लिश में कहेंगे 3 डायमेंशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 3 डायमेंशन, हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिविमीय। 3 विमाएं इसकी, इसलिए हम कहेंगे त्रिविमीय। आप लोग समझ चुके हो। अब आप लोगों को मुझे समझाना है ये जो x y z का क्या मतलब है? यहाँ तो x y होना चाहिए, नहीं भाई z का भी मतलब है। ये जो पॉइंट P है ना, सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पॉइंट P है ना, ये क्या आप लोगों को लगता है ये x y में नहीं है, ये तीनों में है, बिटवीन 3, यानी बिटवीन 3 एक्सिस, तीनों एक्सिसों के बीच में है ये। देखिए
ये पॉइंट अगर आप लोग समझ रहे इस बोर्ड के अनुसार तो आप लोग समझ रहे होंगे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से तो आप लोग समझ रहे होंगे एक्स और वाई के बीच में यहाँ कहीं पॉइंट है, ये यहाँ कहीं, यहाँ नहीं है, ये यहाँ पॉइंट है तीनों के बीच में, यहाँ। तो ये जेड है ना, बोर्ड पे हमने यूं बनाया है क्योंकि बोर्ड तो भाई 2 डायमेंशन है, उसमें तो बन नहीं पाएगा। ये वैसे यूं होता है। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ये यहाँ है बीच में। तो ये एक्स वाई जेड तीनों के बिटवीन है ये पॉइंट, इसलिए हम एक्स भी लेंगे, वाई भी लेंगे, जेड भी, तीनों निर्देशांक लेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। क्लियर? एक्स वाई जेड, एक्स को वाई कैप, वाई को जे कैप, जेड को के कैप। इतना तो आप लोग समझ चुके हो। अब ये भी समझ चुके हो आप लोग। मुझे ये तो आप लोगों को समझाना था। अगर ये पॉइंट 2D में होता, आप लोग समझ चुके हो, तो ये तो मूल बिंदु होता ही है। तो यहाँ जेड का कोई नाम नहीं, तो यहाँ एक्स वाई होता है 2D में। तो यहाँ कोई यहाँ बिंदु है P, तो उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट होते एक्स कोमा वाई, जेड नहीं होता यहाँ, क्योंकि जेड है ही नहीं है। यूं करके होता है, ये जेड है ना, यूं है, यूं, ऐसे नहीं है, ये परा हुआ है, ऐसे है, ये ऐसे। ठीक है, तो एक्स वाई में ये है। आप लोग समझ चुके हो। अगर मैं आप लोगों से कुछ अच्छी सी बात कहूं ना, आपको बुरा ना लगे, तो आज के लिए बस इतनी ही पढ़ाई ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। वीडियो भी लंबा हो रहा है, थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दो। बेसिक तो हम बेसिक से ही पढ़ाते हैं। इतना बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, यही समझ लेना हमें बस भाई थोड़ा पढ़ो, या इतना आप लोगों को याद बना रहे। अब इतना पढ़ोगे तो अब आप लोगों को याद बने रहेगा। हमने वो भी पढ़ा था, हाँ आई कैप एक्स में आई कैप होता है, वाई में जे के होता है, जेड में के होता है। और ये निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट, वो एक्स वाई जेड 3D में तीनों होते हैं, 2D में एक्स वाई होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एक्स वाई हो 2D में, वाई जेड भी हो सकते हैं, एक्स जेड भी हो सकते हैं। वो तो उसके अनुसार वो निर्भर करता है कि कौन से एक्सिस के बिटवीन है। ये एक्स वाई में था तो ये एक्स वाई थे, अगर वाई जेड में होता तो वाई जेड होते। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हो। इतना समझो। स्थिति सदिश थोड़ा तो समझ चुके हो। स्थिति सदिश यहाँ मैंने पढ़ाया, थोड़ा डिस्कस किया था अच्छे से। तो हम उसका एक अलग टॉपिक बनाएंगे। ऐसे स्थिति सदिश है, विस्थापन सदिश है, और भी एकांक सदिश होते हैं, इक्वल सदिश, और भी होते हैं अपोजिट, नेगेटिव, तरह तरह के बहुत सारे होते हैं। आप लोग इतना ही समझिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।